नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं जो डीएसएसबी पीआरटी के आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे। यहाँ पर आप पोस्ट कोड देख सकते हैं, 1/18 और 16/17 वाला पेपर है। तो इसमें हम सब्जेक्ट नंबर 2 करेंगे जो कि आपका साइकोलॉजी आता है। तो उसी को हम क्या है फुल डिटेल से सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिस बच्चे ने भी मैथ के सॉल्यूशन देखने हैं तो टोटल 25 पेपर बनते हैं, आपके ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, जो पहले हो चुके हैं 2018 में हुए, 2019 में हुए, उन सभी का मैथ का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है, अपनी ऐप पर डाल दिया है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप क्या है देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं साइकोलॉजी का वह सोल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 कर चुके थे हम। पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन किए थे और हम पर करेंगे पार्ट 2। ये 14 दिसंबर का पेपर है जो आपका पीछे हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 121वां। इसमें क्या कहता है कि इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त रूप से शिक्षा का वर्णन करता है। सबसे पहले बात आपको ये पता होना चाहिए, जो शिक्षा का रूप होता है ना, शिक्षा औपचारिक प्रकार से भी सीखी जाती है और अनौपचारिक प्रकार से भी सीखी जाती है। कहने का मतलब क्या है, शिक्षा जो है वह जीवन पर्यंत चलती रहेगी, निरंतर प्रकार से चलती रहेगी। कभी भी हम सीख सकते हैं, कहाँ भी सीख सकते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने दो चीज़ों का डिस्कस किया। एक मैंने किया कि औपचारिक रूप से भी सीखी जाती है और एक मैंने डिस्कस किया अनौपचारिक रूप से भी सीखी जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। पहले मैं आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें और डिटेल बता दूंगा, पर थोड़ा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, औपचारिक शिक्षा वह होती है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो एक प्रकार से, या किसी संस्था द्वारा हो, जैसे कि विद्यालय हो गया, या फिर हम कोई कोर्स करते हैं, डिग्री करते हैं, वह क्या एक मान्यता प्राप्त होती है, सरकार के द्वारा दी जाती है। तो वह एक प्रकार से क्या होती है, औपचारिक शिक्षा होती है। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो मान्यता प्राप्त ना हो। हम परिवार के द्वारा भी सीख सकते हैं, समुदाय के द्वारा भी सीख सकते हैं, कि जो मीडिया के द्वारा सीख रहे हैं ना, उसके द्वारा भी सीख सकते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। तो ये दोनों मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, यह एक रूढ़िवाद प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। जैसा कि शिक्षा की द्वि आयाम प्रक्रिया द्वारा व्याख्यात है, सर जॉन एडम के अनुसार दो ध्रुव हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वे शिक्षक और शिक्षार्थी को शामिल करते हैं। तो इनमें से कौन सा दो ध्रुव को दर्शाता है। सबसे पहली बात, दो ध्रुव का मतलब इसमें दो व्यक्ति होंगे, और दो व्यक्ति कौन से होते हैं, एक होता शिक्षक और एक होता सीखने वाला। सीखने वाला क्या होता है, विद्यार्थी होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है शिक्षक और विद्यार्थी हो जाएगा। अगर आपसे बोले त्रिआयामी बताइए, त्रिआयामी क्या होगा, तो त्रिआयामी में क्या हो जाएगा, एक शिक्षक तो हो ही गया, विद्यार्थी भी हो गया, और जो सामाजिक वातावरण है ना, उसके अंतर्गत तीसरा आयाम में वह जुड़ जाएगा। तो उसके अंतर्गत तीसरा कौन सा हो जाएगा, वातावरण ऐड हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एज इट इज दिया, जो पेपर आया था ना उसमें सिस्टमैटिक वैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। त्रिआयामी शिक्षा प्रक्रिया की तीसरी भुजा बताइए कौन सी होगी, जो दो के बाद जोड़ी गई है। तो मैंने बताया पहला क्या होगा, शिक्षक, दूसरा सीखने वाला शिक्षार्थी और विद्यार्थी, और तीसरा क्या हो जाएगा भाई, मैंने अभी बताया सामाजिक वातावरण। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक वातावरण। इनके ऑप्शन आप इंग्लिश में देखोगे तो आपको वहां पे वातावरण का ऑप्शन मिला दिख जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वातावरण जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सटीक या नियमित तरीके से व्यवस्थित शिक्षा की प्रक्रिया जो अध्ययन सूची द्वारा बंधित हो और प्रकाशित हो, उसको क्या बोलते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया अनौपचारिक, गैर औपचारिक, औपचारिक, दूरस्थ शिक्षा, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैं ऊपर बता चुका हूं कि औपचारिक शिक्षा वह होती है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या कोई कोर्स कर रहे हैं। देखिए, हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं, हमने जेबीटी का कोर्स किया, मान के चलिए, उसका एक लिमिट था, उसका एक सिलेबस था, वह एक बंदी थी, उसकी एक अध्ययन सूची थी, या प्रकाशित की गई थी। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, औपचारिक शिक्षा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक शिक्षा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, अब यहाँ पर बताता हूँ डिटेल्स आपको। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा की डिटेल बताता हूँ। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, विशेष रूप से स्थापित किसी संस्था या एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है भाई, उदाहरण के लिए विद्यालय औपचारिक शिक्षा के लिए एक एजेंसी है। विद्यालय की अपनी संरचना और एक संगठन होता है।
यह राज्य द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होता है। यह एक निश्चित पाठ्यक्रम या शिक्षण की विधि के बिना योजनाबद्ध नहीं है। इसमें व्याख्यान, पाठ्यक्रम और शिक्षण के तरीके क्या है, निर्धारित किए जाते हैं। आप सभी को पता होगा, आपने कोर्स किया हुआ, स्कूल में पढ़े होंगे, विद्यालय में पढ़े होंगे, वह एक क्या है, शिक्षण पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो उनका एक निर्धारित होता था, ये सिलेबस रहेगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको। यह छात्रों को पढ़ाने का एक योजनाबद्ध और औपचारिक तरीका है। तो वे क्या आते हैं, औपचारिक। तो सिंपल भाषा में बताना चाहूँ, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है वे सभी औपचारिक शिक्षा में आते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत मैं बताना चाहूँ, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, जो हम बाहर से सीखते हैं, मतलब कहने का है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे परिवार के द्वारा सीखी गई, समुदाय के द्वारा सीखी गई, या फिर आप मीडिया के द्वारा सीख रहे हैं, या आप फोन देख के अब वीडियो देख रहे हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, गैर औपचारिक शिक्षा क्या होती है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, गैर औपचारिक जो शिक्षा होती है ना, ये औपचारिक शिक्षा के बाहर की जाती है। सबसे पहली बात तो क्या है, औपचारिक शिक्षा के बाहर की जाती है। ठीक है। यह क्या है, यह एक वैकल्पिक प्रणाली है जो शिक्षा की एक औपचारिक प्रणाली की सीमा के कारण और व्यक्तियों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के कारण होती है, जिसमें बच्चा भाई रेगुलर स्कूल में या विद्यालय में नहीं जा सकता। होती तो उसी प्रकार से है, पर बच्चा क्या है, वह जा नहीं सकता उसकी आवश्यकताओं के कारण। ठीक है भाई। जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि गैर औपचारिक शिक्षा उन सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए आयोजित की गई थी जो किसी भी कारण से शिक्षा की औपचारिक प्रणाली का हिस्सा न हो सके। मतलब कि जो किसी भी कारण से विद्यालय में, स्कूल में इन चीज़ों में एडमिशन ना ले सकें, और जो जाना चाहते थे किसी कारण, या उनको मजबूरी हो गई, मान लीजिए किसी की घर की स्थिति खराब हो गई, तो उसको कहीं पर क्या है, जॉब करनी पड़ी, तो वह जाना तो चाहता था पर वह जा नहीं पाया। तो जो ऐसे वंचित बच्चे रह गए थे ना, उनके लिए गैर औपचारिक शिक्षा बनाई गई थी। समझ गए मेरे ख्याल से। ये एक प्रकार से यह विद्यालय प्रणाली के समान होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूचीबंधित होती है, मतलब जो सरकार द्वारा किया जाती है, जो एक किसी का निर्माण किया जाता है, तो वह क्या हो जाएगी, औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संगठित और प्रणालीगत अध्ययन गतिविधि जो औपचारिक प्रणाली के बाहर होती है। मैंने बताया औपचारिक प्रणाली के समान कौन सी होती है, गैर औपचारिक होती है, जो किसी कारणवश नहीं जा पाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैर औपचारिक शिक्षा हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का प्रकार जो चेतन पूर्वक योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची या शिक्षण की विधि के बिना होता है। मतलब कि जिसकी एक उसका अध्ययन सूची और शिक्षण की जो विधि है ना, वह एक वही संगठित ना हो, तो वह कौन सी होती है, आप सभी को पता है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा का कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं होता, किसी के द्वारा बाध्य नहीं होती, सरकार के द्वारा बाध्य नहीं होती, या उस पे कॉलेज का कोई हक नहीं होता। वह एक क्या है, अपने आप सीखी जाने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि हम परिवार के द्वारा भी अनौपचारिक शिक्षा सीख सकते हैं। कैसे, जैसे कि परिवार के अंतर्गत आप देखोगे, सदस्यों के अंतर्गत प्रेम भी होगा, क्रोध भी होगा, घृणा भी होगी, ये सभी आदि चीज़ें वहाँ पर छिपी होती हैं, तो वहाँ पर हम सीखने को मिलता है। या तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे। मीडिया के द्वारा हो गया, समुदाय के द्वारा हो गया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये क्वेश्चन सारे दिए हुए थे इन्होंने। तो पिछले पेपर जो आप देखे होंगे, ये पिछले पेपर की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रभावी विचारक ने शिक्षा के लक्ष्य को दो मुख्य प्रकारों में, त्वरित और अंतिम लक्ष्यों में बांटा हुआ है। ये किसके कथन है। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य जो है, गांधी जी ने दो भागों में बांटा था। शैक्षिक उद्देश्य को दो श्रेणियों में किसके द्वारा बांटा गया था, तो गांधी जी के द्वारा बांटा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी, डी हो जाएगा। तो कौन कौन से थे ये बता देता हूं। देखिए, दो बांटे गए थे, एक तो था शिक्षा का तत्काल उद्देश्य और एक था शिक्षा का अंतिम उद्देश्य। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या कहता है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य भगवान को जानना है। क्या कहता है, भगवान को जानना है। अन्य सभी उद्देश्य इस सर्वोच्च उद्देश्य के क्या है, अधीन होते हैं।
यह आत्मबोध का वही उद्देश्य है जो भारतीय ज्ञान के बहुत शुरुआती समय से घट रहा है और भारतीय दर्शन का क्या है, एक प्रकार से सार है। ये किसके अंतर्गत आएगा, दूसरे में आएगा, शिक्षा के अंतिम उद्देश्य में। और पहला क्या है, शिक्षा का तत्काल उद्देश्य, जैसे कि इसमें बोल रखा है तवरीति, इसने बोल भी रखा है, देखिए पहला होता है तवरीति, तो इसको बोल सकता हूँ तत्काल उद्देश्य है। दूसरा होता है अंतिम, मतलब क्या, अंतिम उद्देश्य है। अंतिम उद्देश्य का मतलब क्या है, इसमें बोल रहा है कि भगवान को जानना है। और त्वरित में क्या बोल रहा है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, गांधी जी की इच्छा थी कि प्रत्येक, जो जितने भी बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चा अपनी शिक्षा के माध्यम से कुछ उद्योग या व्यवसाय अपनाकर जीवन की जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उनका पूरा करे, या फिर जो अपनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे शिक्षा के माध्यम से सीख कर। ठीक है भाई। गांधी जी का यह भी मानना था कि शिक्षा एक अनिवार्य उद्देश्य है, नैतिक विकास या चरित्र विकास है। शिक्षा शरीर, मन और आत्मा को मुक्त करना चाहिए। तो ये सभी किसके अंतर्गत बोले गए हैं, त्वरित में बोले गए हैं, पहले में बोले गए हैं। जैसे शिक्षा को, अच्छे नेताओं की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, पहले के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब क्या है, शिक्षा सीख कर वह उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, या अपना उद्योग खड़ा करे, व्यवसाय खड़े करे, जो भी जितनी भी ज़रूरतें हैं वह शिक्षा के माध्यम से अपना कुछ ना कुछ कार्य करके उनको पूरा करे। वे सभी किसके अंतर्गत बोले गए हैं, फर्स्ट के अंतर्गत बोले गए हैं। तो ये मैंने आपको दोनों बता दी, और ये कथन किसके थे, महात्मा गांधी के थे, ये भी आपको पता चल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक भारतीय राज्य एक खालिस्तान राज्य है। ये आप सभी को पता होना चाहिए भाई। ये देखिए, आपको बता देता हूं मैं, संविधान के अंतर्गत भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह कहा गया है कि भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य है। तो किस प्रकार का राज्य है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। किस में बोला गया है, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य है। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको पता भी होना चाहिए भाई, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा, ये बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, खालिस्तान आयोग की संतुति के आधार पर शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति 1968 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी। तो बताइए भाई कौन सी बनाई गई थी, ये भी मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी 1968 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोठारी आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोठारी आयोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोठारी आयोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, कोठारी आयोग की सिफारिशों से बाहर आते हुए 1968 की जो राष्ट्रीय नीति ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि इसका जो उद्देश्य है ना, राष्ट्रीय प्रगति हो गया, सामान्य नागरिकता हो गई, और जो संस्कृति है ना उसको बढ़ावा देना है, और राष्ट्रीय एकता को क्या है, मजबूत करना था। इसने सभी स्तरों पर इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षा प्रणाली के लिए कट्टरपंथी जो है पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर क्या है, जोर दिया था भाई। नीति के पाठ्यक्रम में जो भी आते हैं, इसने विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षा को मजबूत करने और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को आगे बढ़ाने की भी क्या है, वकालत की थी। ये किसमें, तो शिक्षा की जो राष्ट्रीय नीति है 1968 कब आई थी, किस पर जोर देती है, कोठारी आयोग की सिफारिशों पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसने दिया यशपाल समिति। यशपाल समिति क्या है, तो चलिए यशपाल समिति के बारे में बता देता हूँ। देखिए, वर्ष 2009 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की थी, जिसको यशपाल समिति का नाम दिया जाता है या नाम से जाना जाता है। तो कब दी गई थी, आपसे अगर आगे पेपर में पूछे, वर्ष 2009 में। ठीक है, किसके द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जिसको मैं बोल सकता हूं MHRD। ठीक है भाई, इसके द्वारा। इसमें यह भी बोल सकता हूं, यशपाल विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञान एकेडमी और उच्च शिक्षा क्या है, सुधारक थे। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल थे, और इसका गठन भारत में उच्च शिक्षा के बारे में सुधारों की जांच के लिए क्या है, किया गया था। अगर आपसे ये भी पूछा गया यशपाल समिति का गठन क्यों किया गया था, क्योंकि जो भी भारत के अंतर्गत उच्च शिक्षा थी उसके अंतर्गत जो सुधार करने हैं उनके लिए या उनकी जांच के लिए क्या है, किया गया था।
तो कोठारी आयोग भी पता चल गया और यशपाल समिति भी पता चल गया। एक आता है शिक्षा आयोग, आपको पता होगा शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग कब दिया गया था? 1964 और 66। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए, भारत के लिए एक शिक्षा नीति तैयार करने के लिए डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग 1964-66 की स्थापना की गई थी। इसने क्या किया था? इसमें 10+2+3 और +3 के एक समान स्वरूप में पुनर्गठन का क्या है सुझाव दिया था। इसने नामांकन के मुद्दे पर जनशक्ति दृष्टिकोण अपनाया और घोषणा की कि उच्च शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करना है, या पूरा करना था, ये भी बोल सकता हूं मैं, और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में क्या है अपनी भूमिका निभानी थी। तो इस प्रकार से ये सभी चीजें आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है भाई आपका, इनमें से कौन सा डेलोर्स आयोग द्वारा दर्शाए गए शिक्षा के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए डेलोर्स के द्वारा 4 स्तंभ हैं क्या, और डेलोर्स क्या है, या डेलोर्स आयोग की रिपोर्ट क्या है, ये पता होनी चाहिए, तभी तो आप आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले इस आयोग के बारे में जान लेते हैं। डेलोर्स आयोग ये क्या है? देखिए, डेलोर्स आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि 21वीं सदी के लिए शिक्षा 1996 शिक्षा तनाव के समाधान की एक कुंजी है। या फिर ये बोल सकता हूँ कि डेलोर्स आयोग की सिफारिशों शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से मानव संसाधन के विकास में भूमिका और महत्व के बारे में बताती है, जैसे कि वेट्स मानता को प्रकट करता है। यह देश में न्याय संगता का माहौल बना सकता है और सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर समाज में बदलाव लाने और बनाए रखने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है। या फिर ये बोल सकता हूँ कि डेलोर्स आयोग रिपोर्ट के रूप में यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय आयोग रिपोर्ट 1996 में कितने दिए? शिक्षा 4 स्तंभों का किया था। शिक्षा और प्रशिक्षण के 4 स्तंभ दिए गए थे जो इसमें पूछे गए हैं। और 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला स्तंभ था जानना सीखना, जानना और सीखना। दूसरा स्तंभ था करना सीखना, करना सीखना। और तीसरा स्तंभ था अध्ययन करना सीखना, अध्ययन करना और सीखना। और चौथा स्तंभ था साथ जीना सीखना, साथ जीना सीखना। तो अध्ययन करना दे रखा है, प्राप्त करना नहीं दे रखा, जानना सीखना दे रखा है, साथ जीना सीखना दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अध्ययन करना सीखना होता है, जानना सीखना होता है, साथ जीना सीखना होता है, एक और बच गया करना सीखना भी होता है। और ये कब दिए गए थे? यूनेस्को के द्वारा दिए गए थे, 1996 के अंतर्गत दिए गए थे। ठीक है, इसका मतलब क्या था ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या होता था? सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर समाज में बदलाव लाने के लिए ये क्या है बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता चला गया इनमें से कौन सा नहीं है, प्राप्त करना जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं कि भाषाविद सामान्यतः भाषा को खालिस्तान और खालिस्तान के एक युगम के रूप में देखते हैं। भाषा को किस रूप में देखते हैं यार? एक सिंपल सी बात है। देखिए, भाषा किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह बोलता है, उदाहरण के लिए गुजराती भाषा उसने बोली, वह न केवल कहता है कि वह कौन सी भाषा बोलता है, वह उस समाज के बारे में भी बताता है। जैसे कि हम हरियाणा के अंतर्गत रहते हैं तो हम हरियाणा बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, तो उसको हमारे समाज का भी पता चल जाता है, जो उस समाज के सामाजिक रीति रिवाज के जो मानदंड है उनमें भी दर्शाता है। अगर मैं बोलना चाहूँ, भाषा को देखने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से? साधारण लोग भाषा को केवल संचार के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। और दूसरा भाषाविद प्राय, ये किसमें क्या होता है? भाषा को व्याकरण और शब्दकोश की जोड़ी के रूप में क्या है देखा जाता है। व्याकरण और शब्दकोश मतलब कि पहला जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए, भाषा को देखने के 2 तरीके भाषा की बहुमुखी प्रतिभा और इसके उपयोग को प्रतिपादित करती है। तो जितना डिटेल से बताता जाऊंगा उतना ही आपको क्या है क्लियर हो जाएगा। तो आप सिंपल यहाँ पर सोच सकते हैं कि वह अपने समाज वगैरह के बारे में बताते हैं, उसमें एक व्याकरण भी आती है और शब्दकोश भी आता है।
ठीक है, देखिए इन दृष्टिकोणों का निष्कर्ष यह है कि किसी भाषा को बोलने वाले बाद में उन शब्दकोशों और व्याकरणों की तुलना में आते हैं जो भाषा के अंतर्गत मौजूद होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण और शब्दकोश। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना। इसने दिया, किस आयु में एक बालक एक भाषा विकसित करने में सक्षम होता है जो एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही सिद्धांतों को मिलाता है? किस आयु के अंतर्गत होता है बताइए। देखिए मैं आपको बताना चाहूं कि जो बालक होता है ना, बालक एक सार्वभौमिक व्याकरण के साथ पैदा होते हैं। उनके पास भाषा अधिग्रहण करण के बारे में जो मनोवैज्ञानिक तत्परता होती है ना, वह तत्परता उसके अंतर्गत दिखाई देती है। देखिए विद्यालय जाते ही भाषा अधिग्रहण करने की यात्रा क्या है, जारी रहती है। ये कहना चाहूँ मैं कि दुनिया भर के बालक, चाहे वे किसी भी समाज हो या वर्ग से हो या भौगोलिक स्थिति से हो, वे जिस भाषा में बोलते हैं उस पर एक वैक्स जैसी कमान विकसित करते हैं। जैसे कि जब वह 4 वर्ष का हो जाता है तब तक बालक अपनी खुद की एक भाषा विकसित कर लेता है जो किसी दिए गए भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही सिद्धांतों से क्या है, मेल खाती है। हमें हर दिन एक 4 वर्ष की नई कहानियों की बताना मुश्किल हो जाता है, उससे सुनना है, क्योंकि बच्चे को सुनना पसंद है। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि 4 साल के बच्चे में, क्योंकि 4 साल का बच्चा क्या है, स्कूल में भी जाने लग जाता है तो उसकी एक भाषा खुद की विकसित होनी शुरू हो जाती है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 साल। किसी आयु में एक बालक एक भाषा विकसित करने में सक्षम होता है। किस आयु में होता है? जिसके अंतर्गत उसमें उपयुक्त शब्दों का भी होता है और व्याकरण का भी सही सिद्धांत होता है। 4 साल के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्राह्मणिक समाज में खालिस्तान मानक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। एक सिंपल सी बात है, ब्राह्मण समाज में किसके अंतर्गत होती थी? संस्कृत के अंतर्गत होती थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। देखिए अगर मैं बोलना चाहूँ, जो भाषा मानकीकरण है ना, उसका मतलब क्या होता है? देखिए भाषा मानकीकरण का मतलब होता है किसी भाषा को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए मानक माना जाता है। यह प्राय उस देश के शासक द्वारा तय किया जाता है। देखिए इसके अंतर्गत जो पहला चरण होता है ना, उसमें क्या आता है? पहले चरण के रूप में क्या आता है? जिस भाषा को मानक भाषा कहा जाता है वह भाषा है जिसे उस भाषाई क्षेत्र या समाज की कई अन्य मौजूद भाषाओं से मानक भाषा या चुना गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मानक भाषा बोलेंगे। जैसे कि ब्राह्मण समाज के अंतर्गत संस्कृत मानक भाषा हुआ करती थी। अब तो नहीं है संस्कृत का, पहले क्या है, संस्कृत भाषा हुआ करती थी। जब अरबों का शासन आया, अरब के शासनकाल में अरबी मानक भाषा हो गई, क्योंकि अरब के शासनकाल में जो उस समय समाज था उन्होंने अरबी भाषा को अपनाया। फिर उसके बाद ही मान लीजिए ईरानों का शासन आया या ईरानियों का शासन आया, तो ईरानियों ने क्या किया? फारसी मानक भाषा हो गई। ईरानियों के शासनकाल के दौरान फारसी मानक भाषा हो गई। जब ब्रिटिश का शासन आया, जब ब्रिटिश शासन आया, उस समय क्या है, अंग्रेजी मानक भाषा बन गई। और अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों आधिकारिक भाषा या मानक भाषा है। तो इस प्रकार से इसमें पूछा संस्कृत, ब्राह्मण समाज की पूछा तो कौन सा हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में बोली जाने वाली 5,000 भाषाओं का 1/3 कहाँ पर पाया जाता है? ये तो सभी को पता है, भारत एक ऐसा देश है जिसके अंतर्गत अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? भारत जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए भाषा एक प्रणाली है जिसमें प्रतीक को शामिल होते हैं। मतलब क्या? शब्द शामिल होते हैं जो विशेष वस्तुओं, संबंधों और कार्यों और भावनाओं को दर्शाते हैं, जिसके माध्यम से हम बड़ी संख्या में संदेश प्रसारित करते हैं। देखिए भाषा संसार का एक साधन है, भाषा विवेकाधीन है, भाषा मुख्य रूप से मौखिक है, भाषा एक मानव है, भाषा सामाजिक व्यवहार का एक रूप है। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें लगभग 5,000 भाषाएं क्या हैं, बोली जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी देखिए। उसने बोला इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से आती है? द्रविड़ भाषा का मतलब आप ये समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए भारत की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है। तो भारत की भाषाएं के जो परिवार है ना, ये कितने हैं? 4 परिवार हैं।
कौन कौन से परिवार हैं? एक है द्रविड़, एक होता है इंडो आयरन, और एक होता है तिब्बतो, और एक होता है ऑस्ट्रियो एशियाटिक। तो सबसे पहले इसने किस में पूछा है? द्रविड़ के बारे में पूछा है, द्राविड़ के बारे में पूछा है। द्राविड़ क्या होता है? मतलब द्रविड़, भारत के दक्षिण में जो बोली जाती है, भारत के दक्षिण में जो भाषा बोली जाती है उसके बारे में पूछा है। भारत के दक्षिण में कौन कौन सी बोली जाती है? मलयालम हो गई, कन्नड़ हो गई, टोडा हो गई, तेलुगु हो गई, और कोडा डागरी हो गई, और बदागा हो गई। जो ये भाषा ना, ये द्रविड़ के अंतर्गत आती है। मतलब क्या? भारत के दक्षिण में बोली जाती है। इनमें से कौन कौन सी दी हुई है? कन्नड़ दी हुई है। तो कन्नड़ जो है भारत के दक्षिण में बोली जाती है। ठीक है, ठीक है। तो अब आता है दूसरा परिवार, ये भी बता देता हूं। दूसरा परिवार होता है इंडो आयरन। देखिए, इंडो आयरन। तो इसमें कौन सी भाषा आती है? देखिए, इसके बारे में सुनिए। इसमें आती है उत्तर, पूर्व और पश्चिम। इन इन सभी क्षेत्र की जो भाषाएं हैं ये इसके अंतर्गत काउंट होंगी। इस परिवार की मूल भाषा संस्कृत है, और इसकी प्रमुख बोले जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हो गई? हिंदी हो गई, बंगाली हो गई, बिहारी हो गई, पहाड़ी हो गई, गुजराती हो गई, भिल्ली हो गई, राजस्थानी हो गई, कोंकणी हो गई, मराठी हो गई, उड़िया हो गई, असमिया हो गई, और पंजाबी हो गई। उड़िया हो गई, ठीक है, मणिपुरी हो गई, हिंदी हो गई, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? इंडो आयरन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसकी हो गई। और इसकी मूल भाषा की बात कर ली जाए तो कौन सी होती है? संस्कृत। क्लियर भाई? अब आती है तीसरी भाषा। तीसरी भाषा परिवार क्या है? तिब्बतो, ठीक है, बर्मन। इसमें कौन कौन से आते हैं? तिब्बतो बर्मन। तिब्बत, तिब्बत के नाम से क्या समझते हो? जो चीन, चीन की साइड जो लगता है, ये बोल सकता हूँ एक प्रकार से। कहने का मतलब क्या है? जो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, जो असम में बोली जाती है, जो सिक्किम में बोली जाती है, जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, जो हिमालय क्षेत्र में बोली जाती हैं, वे परिवार की भाषाएं कहाँ पर आएंगी? तिब्बतो बर्मन के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है भाई? अब चौथा आ गया परिवार। इनको आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि आने वाले पेपर में यहाँ से फिर पूछेगा क्वेश्चन, पक्का श्योर हूँ मैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी? इसके अंतर्गत कौन सा बच गया? मेघालय बच गया, उड़ीसा बच गया, बिहार। इनके कुछ भाग हैं, जैसे कि समथली हो गया, भंडारी हो गया, कोक्कू हो गया, सवारा हो गया। ये भाषाएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। द्राविड़ का पूछा था, इसमें जो दक्षिण के भाग आते हैं, मलयालम, तमिल, कन्नड़, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, भारत में कितने भाषा परिवार होते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया 4 परिवार होते हैं, द्रविड़, इंडो आर्यन, तिब्बतो बर्मन, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये सभी जो हैं इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। ये आपको सभी को पता होगा। कौन सी लिपि में? देवनागरिक लिपि में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि सभी को पता है। देखिए, 1950 के संविधान ने 14 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी, जिनमें से हिंदी पहली राष्ट्रीय भाषा थी। फिर 1965 तक अंग्रेजी एक संक्रमणकालीन भाषा होनी थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया, और बाद में 1950 में भारत के संविधान ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा क्या है घोषित कर दिया गया। ऐसे तो बताने के लिए इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है इसके पीछे। जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के संविधान द्वारा प्रतिपादित किया था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 ने देवनागरी लिपि में हिंदी की संघ राजभाषा के बारे में बताया। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी बात है, तो जितनी इस डिटेल्स में आनी थी मैंने बता दी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा भारतीय भाषाई विरासत का एक अखंड भाग है? आप सभी को पता, अभी आपने पीछे क्वेश्चन भी पढ़ा, भारत एक ऐसा देश है जिसके अंतर्गत अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और भारत की अनुसूची में भी बोला गया है 12 भाषाओं को। 8वीं, देखिए कौन सी अनुसूची में? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 12 भाषाओं के नाम हैं। तो इस प्रकार से ये बोल सकता हूँ, भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। कहने का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुभाषावाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुभाषावाद बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुभाषावाद। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के किस भाग को चोट
से बोलने में समस्या आती है। कहने का मतलब क्या है कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जिसमें चोट लगने से समस्या हो जाएगी बोलने के अंतर्गत। तो बताइए भाई कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रोका का क्षेत्र। कहने का मतलब क्या है, ब्रोका का जो क्षेत्र है ना, इसमें क्या है, अगर चोट लग जाएगी तो उसको बोलने में क्या समस्या आ जाएगी। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि इसमें क्या है, जुबान फिसलने लगती है, बात करते समय शब्दों को खोजने में परेशानी हो जाएगी उसको, या उसका जो फंक्शन शब्दों का उपयोग करने में है वह विफल हो जाएगा। जैसे कि ए, द, एंड, ऑफ। इस कारण से ब्रोका के अंतर्गत ये क्या है, ये चीज़ें होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोका का क्षेत्र जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, एक बालक में प्रलाप कब दिखता है। बताइए, आप बताइए कब दिखेगा। देखिए प्रलाप का मतलब क्या है कि बच्चे का जो बड़बड़ाना, प्रलाप से आप क्या समझते हैं, बड़बड़ाना। बड़बड़ाना मतलब क्या, एक बालक में बड़बड़ाना कब दिखाई देगा। तो मैं बता देता हूँ, 6 महीने के उसमें दिखाई देगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए, पहले वर्ष में शिशु क्या होता है, भाषण ध्वनियों में भेद करना सीख जाता है। जैसे कि 4 से 5 महीने की उम्र में बच्चा क्या है, रोना, किलकना, जैसे ऊ आ की ये स्वर क्या है, निकालने लग जाता है। कब से, 4 से 5 महीने में। 6 से 10 महीने की उम्र में क्या हो जाएगा, बच्चा तुतलाना लग जाएगा, जैसे कि दा, की, ता। ये सभी क्या है, 6 से 10 वर्ष की उम्र में महीने में आ जाएगा। और पहला शब्द कब बोलता है, 10 से 12 की उम्र में बच्चा क्या है, पहला शब्द बोल पाता है। और 1 वर्ष तक बच्चा 2 शब्द जोड़ सकता है। और 2 साल तक बच्चा 2 से 3 शब्द वाक्य आसानी से बोल सकता है। और 5 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चा 500 शब्दों की शब्दावली हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मंथ जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। बता देता हूँ, अगर आप कोई नोट करना चाहो तो 4 से 5 महीने की उम्र में बच्चा क्या है, रोना, किलकनाना या का ऊ आ की आवाज़ें ये करना शुरू कर देता है। 6 से 10 महीने की आयु में बच्चा क्या करता है, तुतलाना लग जाता है, दा, की, ये सभी चीज़ें बोलना शुरू कर देता है, तुतलाना। 10 से 12 उम्र की आयु में महीने की उम्र में बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा पहला शब्द बोलता है। कई बार आपसे पेपर में ये भी पूछा जाए, बताइए कितनी उम्र में बच्चा पहला शब्द बोलता है। तो 10 से 12 महीने की उम्र में क्या है, बच्चा पहला शब्द बोलता है। 1 वर्ष में बच्चा 2 शब्द जोड़ सकता है, 2 शब्द जोड़ सकता है। फिर आता है 2 वर्ष, 2 वर्ष में बच्चा 2 या 3 से शब्द को क्या है, जो शब्द वाक्य को आसानी से जोड़ सकता है। और 5 वर्ष तक आते आते उसके लगभग 500 शब्द की एक शब्दावली हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो हमने भाई इससे पहले 20 क्वेश्चन इससे पहले कर लिए थे, क्योंकि आप सभी को पता है डीएसएस में 20-20 के पार्ट आते हैं। तो 20 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं। ये पोस्ट कोड था आपका 1/16 और 16/17, 1/18 और 16/17 वाला। तो बाकी जो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट में करेंगे 20 क्वेश्चन। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।